नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अबू बकर नकवी जनाब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, थैंक यू। कहने को कहते हैं जी कि शायद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नॉमिनेटेड होता है, लेकिन ड्यू इलेक्शंस के साथ ये प्रोसेस होता है। इस बार भी आप जीते हैं, इस बार जीत के आप ये बने हैं और एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेवारी है, क्योंकि जी हमने पिछले इस कार्यकाल में भी देखा और पहले भी देखा है कि जो वक्फ की जमीनों के ऊपर जो खास करके इंक्रोचमेंट की गई है उसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा जी। वो बातें होती रहती हैं, कमेटियां बन जाती हैं, लेकिन अल्टीमेट ये है कि 20,000 से ज्यादा बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं वक्फ के पास, लेकिन उसमें बहुत सारों के ऊपर इंक्रोचमेंट है। आप मानते हैं? जी हाँ। कितना ब्यौरा ले पाए हैं? आपको क्या भी आपके सामने तथ्य आए हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईटीवी एक ऐसा प्रोग्राम देता है आमने सामने वाला, जिसके ज़रिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैसेज जाता है। आज वक्फ बोर्ड की जो जिम्मेदारी, जो इनकी जानकारी आप मेरे ज़रिए दिला रही हैं, यह भी काबिल तारीफ़, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है कि 20,000 से अधिक प्रॉपर्टियाँ राजस्थान के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर हैं, और जिलों के अंदर घूम घूम के मैंने उनको काफ़ी को देखने की कोशिश भी करी। ख़ासतौर से वो जहाँ पर इसको एनक्रोचमेंट को हटाकर अगर हम डेवलपमेंट करना चाहें तो वक्फ बोर्ड का इनकम सोर्स भी बढ़े और जो बेकार में खामोखा में जो रखी हुई इसके अंदर कोई अच्छा काम भी हो। बिल्कुल सही। बदकिस्मती इस बात की रही है कि पिछले टाइम के अंदर जो बड़ी बड़ी ज़मीन जो हमारी रखी हुई है उसका एनक्रोचमेंट करने से लोग नहीं रोक पाए, जिम्मेदार लोग रोक नहीं पाए। हम ये माने कि जो हिफाजत करने के लिए बिठाए गए थे उन्होंने साथ दिया। कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कमेटी, जिले की कमेटी जो थी, उनकी भी इसमें काफ़ी कमजोरी रही है। अभी मेरी जिम्मेदारी के बाद मैंने राकेश मोहन जी, जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया के थे, जो नाबार्ड के जरिए कुछ चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर अच्छा काम हो, खास तौर से जब से मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने अल्पसंख्यक मामलात का संभाला है, उसके बाद 2 दफ़ा हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं अशोक जी और जॉइंट सेक्रेटरी हमारे जो भी हैं जस्ट, वो दोनों आए हैं और आके यहाँ पर काफ़ी ज़मीन ज़्यादा में जो ये क्या नाम से मनीषा वाली देखिए, घाट गेट वाली देखिए, और एक दो और हमने दिखाई है उनको। तो इसके अंदर ऐसा लगा कि इनका प्रॉपर्टी में काम होता है, तो मैं समझता हूँ कि जैसा कहते हैं, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जैसे मुख्तार साहब ने ये कहा है कि भाई वक्फ की लैंड के ऊपर स्कूल बने, ऑफिस बने, मॉल्स बने और अच्छा किराया उठाया जाए, तो आप उसको 100% सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने इस बात को महसूस भी किया कि मुझसे पहले यहाँ पर राजस्थान के अंदर नाबार्ड के जो लोग आते थे उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता था, लेकिन 20 मार्च को जब मुझे जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे जी ने, उसके बाद से मैंने ये अभियान इसलिए चलाया कि वक्फ बोर्ड के अंदर कोई किसी भी तरह का बजट नहीं होता, तो किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। नाबार्ड को एक इतना अच्छी योजना हमारे सामने आई है, मैं समझता हूँ उसके जरिए हम करते हैं, तो हॉस्पिटल हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे गर्ल्स स्कूल हो, उनको बगैर किसी उसके नाबार्ड को अपने जरिए बनाती है, हमें एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। तो पहले तो मुझे यहाँ पे मिसगाइड भी किया गया कि पूरी फिर उनके अंडर में हो जाती है, तो फिर किस तरह, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर जमीन वक्फ की रहेगी, जमीन वक्फ की रहेगी, पैसा वहाँ का सेंटर का रहेगा, और जो भी पैसा इनकम सोर्स होगा 30 साल तक 50% स्टेट गवर्नमेंट लेगी, स्टेट वक्फ बोर्ड लेगा, और 30% वो अपना जो लगाता है उससे चुकेगा। उसके बाद 100% वक्फ बोर्ड लेगा, तो इसमें कहाँ पे नुकसान वाली बात है? बिल्कुल सही। और जो जमीनें पड़ी हुई हैं, बारी बारी उनका इंक्रोचमेंट हो रहा है, और यहाँ दिख रहा है कि जो हिफाजत करने वाले वही साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप कहाँ तक फिर 20,000 प्रॉपर्टी संभालेंगे? एनक्रोचमेंट में मैंने एक बात ये भी देखी कि जहाँ पर एनक्रोचमेंट होकर जहाँ कोर्ट स्टे हो रखे हैं, उसके अंदर किसी तरह के वकीलों ने वहाँ पर किसी तरह उनकी पैरवी सही नहीं की। उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो वकील वक्फ बोर्ड के गवर्नमेंट की तरफ जो है वो तो है, उसके अलावा कुछ ऐसे भी वकील हम खड़े कर रहे हैं ताकि उन जैसे नवाब कल्ला ने हमारी MI रोड के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी अगर खाली ये जयपुर की एक प्रॉपर्टी को हम सही तरीके से कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि वक्फ के पास करोड़ों रुपए आ जाएगा। जैसे कि जो कि आप बच्चों की शादियां कराते हैं, अपने बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं, तो आप वो काम और बड़े स्केल पर कर पाएंगे। आज पोजिशन ये है कि हम किसी बच्चियों को या किसी एजुकेशन के लिए देते हैं, उनको 20,000 25,000 ऐसा होता है, लेकिन इंशाल्लाह अगर इस तरीके बड़े काम होते हैं तो हम बड़े बड़े प्रोग्रामों के अंदर 10-10 20-20 लाख रुपए भी देने के लिए उसके अंदर इंशाल्लाह पीछे नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात। तो ये एनक्रोचमेंट जो है मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं विल पावर की कमी रही है। अगर इंसान का एक विल पावर की कमी पे मैं एक चीज आपसे पूछूंगी, आपको तो भरे भांति याद होगा 2012 जी भीलवाड़ा कलंदरी मस्जिद का केस, जी ठीक है, जहां पर की कमेटी के आपके हेड कासिम अंसारी साहब ने खुद मस्जिद बेच दी कमर्शियली, और यहाँ तक कि लियाकत अली साहब जो उस टाइम पे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने भी एक गोलमोल सी हामी भर दी, जो बाद में कहते रहे मैंने तो हामी नहीं भरी थी, लेकिन जो हुआ वो हम सबके सामने था। कम्युनल टेंशन तक की एक नौबत आ गई। आपने तब कहा था कि हम CBI इंक्वायरी करवाएंगे। आज 2016 खत्म हो रहा है, क्या किया आपने?
देखिए जब भी इसकी बिलवाड़ा वाली मालूम जब चला उस वक्त मुझे चेयरमैन बनते मैं दूसरे महीने ही वहाँ पे बिलवाड़ा गया। अच्छा। और जाकर जहाँ पर ये कलंदरी मस्जिद थी उसकी पोजीशन देखी मैंने, और उसके बाद जो कमेटी थी, जो कमेटी भी मैं समझता हूँ वहाँ पे हट चुकी है, और नई वहाँ जो पुर गाँव है उस पुर गाँव के अंडर के अंदर ही आती है वो जो मस्जिद है वो। तो वहाँ पे भी एक अच्छी कमेटी उन्होंने बना के हमें दी है, और कोशिश ये की है कि इसके अंदर जिस तरीके से वहाँ पर कोर्ट करके उनको जो रोका गया उसके लिए वहाँ भी एक वकील खड़ा करके भीलवाड़ा की जो कमेटियाँ हैं, जो मेरे सुनने में आए थे किस प्रकार से इस मस्जिद जैसी जगहों को किस अंदाज के अंदर दूसरों को दे दी गई थी, या उनको जो जिंदल साहब थे उनके उसमें दे दी गई, तो उसको हटाने के लिए भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। वकील भी खड़ा कर रहे हैं। कलंदरी मस्जिद का क्या स्टेटस है? अभी वहां पर कोर्ट भी चल रहा है, और जो कमेटी नई कमेटी खड़ी करके हम और इसके अंदर कोशिश करेंगे दोनों आपका ये प्रयास रहेगा कि कम से कम अपने कार्यकाल में इस चीज का सुलटारा कर दें, ऐसा नहीं हो जी कि 2 साल 3 साल बाद भी हो कि हाँ जी वो हमारा वकील जा रहा है और वो केस चल रहा है। नहीं, इंशाल्लाह कलंदरी मस्जिद भीलवाड़ा ही नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी ऐसी जितनी भी जायदादें हैं, मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि माननीय वसुंधरा राजे जी की भी सकारात्मक सोच है कि हर समाज के अच्छे काम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आज है। मुझे जो एम्प्लॉयज से हटाकर 4 महीने पहले VRS करा के जो जिम्मेदारी दी है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय का कि जिम्मेदारी किसी न किसी रूप में विश्वास करके दी है। उस विश्वास पे खरा उतरूंगा मैं, तो इस दुनिया के अंदर तो जो वाई जो शाबाशी होती है वही, लेकिन इंशाल्लाह इसमें आखिरत में भी जवाब देना पड़ता है। तो मुझे जो जिम्मेदारी मिली है वो दुनिया और आखिरत से दोनों की जुड़ी हुई है। तो कलंदरी मस्जिद भीलवाड़ा के साथ साथ और भी जो जोधपुर के अंदर जो तकिया चांचा है, उदयपुर के अंदर जो हमारे वहाँ पे जो सर्किल है वहाँ की है, तो इस तरीके से कोटा के अंदर है। मैंने देखी ऐसी ऐसी ज़मीनें पड़ी हुई मेन रोड के ऊपर कि वहाँ पे हम हॉस्पिटल जैसी जगह बनाते हैं, एक मैसेज जाता है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे इतना अच्छा हॉस्पिटल बना है जो वहाँ की आम जनता के सभी के काम में आ रहा है, न सिर्फ मुस्लिम बल्कि और कौम के भी आते हैं। आप लोग अभी किराया नीति पे भी कार्य करने लग रहे हैं, क्या ये उसी चीज का एक बड़ा हिस्सा है? देखिए अभी DLC रेट जो हमारे सामने आई है, ये भी देखिए जब मैं बैठा चेयर्स पे तो देख के बड़ा दुख हुआ कि बड़े बड़े शोरूम बड़ी बड़ी दुकानों को 200 500 600 किराया है। कई जगह यहाँ पे जो अपने जो है पीर ज़्यादा यहाँ पे जयपुर के अंदर अपने यहाँ पर राम प्रकाश टाकीज, यहाँ पे जहाँ भी गया मैं कोशिश मैंने की व्यक्तिगत जा जाकर 150 200 किराया के मैंने 1200 1300 वहाँ का किराया मैंने बढ़ाया। और जोधपुर के अंदर मुझे ताजुब हुआ कि 700 मकान वाली कॉलोनी का 1 रुपया वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आ रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलोनी जिसके अंदर 250-300 मकान है, उसका 1 रुपया किराया नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? तो वो जानकारी मैंने की, तो वो लोग खुद देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मुझसे पहले वक्फ बोर्ड वालों ने इस पर जिम्मेदारी नहीं निभाई। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? नहीं, इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेहनत नहीं करी, कोशिश नहीं करी। वो खुद लोग मुझे आके कहा उन्होंने कि हम किराया देना चाहते हैं, लेकिन हमारी गलती इतनी है कि हमने किसी दूसरे से लेके सबलेट करके उस पर रह रहे हैं। इस सबलेट के बदले जो भी आपका वो होता है डिसीजन होता है वो हम देने को तैयार हैं। सवाल आपसे और भी हैं सर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। जी हाँ, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा चल रही है राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के साथ। तो सर, ये जो ये कम्युनिटी सेंटर्स हैं, ये क्या वक्फ बोर्ड डायरेक्ट चलाएगा या आप जो ये बाकी कमिटीज हैं कहीं किसी को हैंडओवर करेंगे? देखिए राजस्थान के अंदर सभी जगह अगर बोर्ड चलाए तो मैं चलता पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, बहुत डिस्ट्रिक्ट है, बहुत जगह है। तो हम क्या चाहते हैं कि वहाँ पे जो कमेटियाँ होती है वो कमेटी उनको डेवलप करे, तो बोर्ड उनको सपोर्ट करता है। तो उससे क्या है कि उसके जो निगरानी होती है सही तरीके से प्रॉपर वे में हो सकती है। अभी 13 प्रॉपर्टियाँ ऐसी हैं हमारे पास जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, जो सीधी सीधी वक्फ बोर्ड के पास है। उससे ज़रा सा हमारे फायदा ये भी होता है कि जो 100% जो उनका इनकम सोर्स होता है वो सीधा डायरेक्ट आ जाता है। बाकी जो कमेटियों के पास होता है वो 7% हमारे पास आता है। नहीं, लेकिन कमेटीज के कम से कम सर गाइडलाइंस तो एक हो, उसूल तो एक हो, तरीके तो एक हो, आपके लिए भी मॉनिटरिंग इजी रहेगी। अब हर जगह अलग अलग रहता है। अलग अलग वहाँ के हिसाब से आता है। वहाँ की जो दरगाहें जो होती हैं, उनके जो मॉल गांव होता है, जैसे नरड गांव है, तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनके तरीके और उनके वसूल अलग अलग करते हैं। कैसे लोग हमारे पास आ रहे हैं, केसों को कैसे दी जानी चाहिए, कहीं ना कहीं बोर्ड के और वहाँ के लोगों के अंदर खरा उतरना चाहिए वो आदमी, ताकि उस पर अच्छा काम कर सके। आदमी तो ठीक है सर, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और तरीका बहुत अलग है फंक्शन करने का। हर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा यही है कि जहाँ जो कमेटी आती है उसमें से हमें चुनना पड़ता है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी, इतने सालों में आज के दिन भी एक परसेप्शन बना हुआ है, मैं ये शब्द बोल रही हूँ, इसका ये सच है और इसमें कितना झूठ है ये आप हमें बताइए, कि मुस्लिम समाज में आज भी शिक्षा को लेकर बहुत पिछड़ापन है जी। क्या ये सच है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसकी जिम्मेवारी क्या आप जैसे लीडर्स को नहीं लेनी पड़ेगी? 1987-88 से मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, टीचर्स यूनियन से, और इसमें 16 साल मुझे स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में जिलों में तहसीलों में जाने का मौका मिला। तो वहाँ पे यकीनन जो लोग पिछड़े हुए मुस्लिमों की ये पोजीशन है कि बद से बदतर
उसकी जिम्मेदारी में आज़ादी से लेके अब तक। मुझे एक बताइए, मुस्लिम समाज के लीडर्स ने क्यों नहीं इस चीज़ का ध्यान दिया जी? मैं ये मानती हूँ, वैसे तो मैं ये जिम्मेवारी मानती हूँ संपूर्ण भारत के लीडर्स की, क्योंकि जो भारत का लीडर है वो मुस्लिम का भी लीडर है, हिंदू का भी लीडर है, सिख क्रिश्चियन ईसाई सबका लीडर है। हम लोग इस चीज़ में नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर आप तो सर जुड़े हुए थे, आपको डायरेक्ट दिख रहा है, तो पॉलिटिक्स से दूर जाके हम क्यों नहीं अपने समाज के लोगों को आगे लाते? देखिए, जो जिम्मेदारी मेरे और पास, आप तो टीचर हैं, आप तो समझते हैं शिक्षा का महत्व। जो जिम्मेदारी मेरे पास टीचर्स की थी, टीचर्स यूनियन की, जो भी माइनॉरिटी के लोग रिलेटेड थे हमसे, उन मुस्लिम टीचर्स को या एम्प्लॉयज़ के, क्योंकि एम्प्लॉयज़ यूनियन से जुड़ा रहा हूँ मैं, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ राजस्थान का, तो उनसे भी कोशिश ये करें कि अपने आसपास के पड़ोस के जो बच्चे होते नहीं पढ़े उन बच्चों को जोड़ना चाहिए, और जोड़कर उनको किस तरीके से एजुकेशन दी जाए। लेकिन आपने जो अभी कहा कि राजनीति के सब नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, हिंदुस्तान में आज़ाद होने के बाद मुस्लिमों को किस तरीके से ठुकराया गया कांग्रेस पार्टी के जरिए खासतौर से, कि इस तरीके से बिल्कुल साइड में कर दिया गया कि सिर्फ वोट बैंक माना है और बंधुआ मजदूर माना। उनको चाहिए था हमें किस तरीके से पढ़ाई दिलाया जाए, कैसे गरीब बच्चों को आगे लाया जाए, किस तरीके क्या किया जाए, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ एक ही ध्यान दिया गया कांग्रेस के जरिए कि किस तरीके से वोट ले सकते हैं, किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 4-4.5 साल में बिल्कुल अवॉइड किया गया। तलाक तलाक तलाक, ये ट्रिपल तलाक को लेके एक जो पूरी चर्चा छिड़ी हुई है, जो कि मैं कहती हूँ कि चर्चाएं बहुत अच्छी रहती हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें बाहर आती हैं, हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलता है। उसको लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वैसे मैं आपको ये भी बता दूं नकवी साहब कि मैं ये मानती हूँ कि इसमें पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ महिलाओं का पूछा जाना चाहिए, पुरुषों का नहीं। फिर भी आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, आप जहाँ तक मुझे निजी राय जो मेरी पूछ रही है, जी हाँ, क्योंकि ये प्रश्न आपसे अजमेर दरगाह के फॉर्मर सेक्रेटरी अंजुमन सैयद साहब ने भी कहा है कि भाई क्लियर करें कि ये इसमें किसके साथ हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं या भाजपा सरकार के साथ हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत राय ये बता रहा हूँ कि जल्दी से 3 दफ़ा तलाक बोलने से किसी बच्चे की, किसी बहन की अगर ज़िंदगी उजड़ती है तो मेरे नज़र से गलत है। क्योंकि गुस्से के अंदर, तकरार के अंदर किसी भी तरीके से गुस्सा आता है औरत पे, किसी न किसी वजह से, वो हमारी बहन बेटी होती है, और सेकंडों के अंदर 3 दफ़ा कहने के अंदर उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, और खुद की भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ टाइम बाद महसूस करता है कि मेरी बर्बाद हो गई इसके अंदर। तो इसके अंदर चाहिए ये कि मतलब जैसा कि आप देखना, पाकिस्तान के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी, सभी मुल्कों के अंदर, यहाँ के हमारे जो हज़रत उमर थे, उन्होंने भी इस बात के लिए कई दफ़ा कोड़े लगवाए, जिन्होंने 3 दफ़ा देकर वो करी। उन्होंने इस बात को जायज़ तो इसलिए करा भाई चलो पहले से ये आ रहा है, लेकिन किस तरीके से रोका जाए। जिन्होंने जल्दी जल्दी 3 दफ़ा तलाक कह के बोल के उनको तलाक दी, तो उनके कोड़े लगा के उनको सज़ा दी गई है। आज कई मुस्लिम ममालिकों के अंदर भी इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो हम भी व्यक्तिगत, आप मेरी पूछ रहे तो ये होना चाहिए, बच्चों की, बहनों की ज़िंदगी नहीं उजाड़ना चाहिए और ख़ुद की भी नहीं उजाड़ना चाहिए। इस पर ज़रा सा ये रखना चाहिए कि सोचे समझे, और अगर जल्दी दे रहे हो तो इस पर ज़रा सा वो रखना चाहिए, उसको फनिश्ड करना चाहिए। 1 सेकंड के अंदर 3 दफ़ा बोल रहे हो आप और ख़ुद को बर्बाद कर रहे हो, अपने सामने जो बीवी है, जो उसके शरीक हयात है, उनकी जो औलाद है, उनको 1 मिनट में वो कर रहे हो। तो व्यक्तिगत मेरी राय है, 3 लगातार जो ऐसे कहते हैं, इससे कहने के दुख वाली बात। सवाल आपसे और भी हैं सर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। जी हाँ, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा चल रही है राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के साथ। भाजपा सरकार इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट लेकर आने की बात कर रही है जी। आप क्या मानते हैं कि क्या ये जरूरी है? क्या वाकई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लगता है, बहुत सारे मुसलमान भाई बहन अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो बहुत अच्छा करती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि मुस्लिम पैसा बैंक में कई इसलिए नहीं कराता कि इसका इंटरेस्ट मिलता है। हालांकि कई लोग उसके लिए कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट आएगा उसको गरीबों को बांट दो, ये कर दो, लेकिन वो मजबूरी के अंदर करता है। कई जो उलेमा होते हैं वो फिर भी नहीं करा पाते। अगर ऐसा बैंक खुलता है तो मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो इस बात को महसूस करते हैं, हमें ब्याज नहीं लेना चाहिए, तो उनके लिए एक अच्छा कदम है भारतीय जनता पार्टी। बार बार अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ है जी, और बार बार घुमा फिरा के कई जगह ये बात उठाई गई है कि डिमोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान भाई बहनों को हुआ, क्योंकि उनके अकाउंट नहीं खुले हुए थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग कि भाई अपने हाथ का काम करते हैं या कारीगरी का, और अपने घर में बैठे काम करते हैं, और उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। आप अपने समाज से जुड़े हुए हैं, हर तबके से जुड़े हुए हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, जो जनरल बात जो सुनने में आ रही है जी, तो वो बात तो लगे उनको क्या परेशानी हो, लेकिन इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनके पास किसी तरीके का काला धन भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। अब जैसा आ रहा है कि बैंक में ऐसा होना चाहिए, तो मौका भी दे रही है सरकार, भाई आप अपना अकाउंट खुलवाएं, उसको मौका भी दे रही है, खुलवा रही है। लेकिन ज़्यादातर एक जो सोच आई इसकी नोटबंदी की, एक पॉजिटिव सुनने में आ रही है। बहुत बड़े लोग इसके लिए दुखी हो सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी, एक निश्चित आदमी वो महसूस कर रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा काला धन नहीं है। ये जरूर है, अभी किसी भी आपको सड़क को देख लीजिए, सिटी को देख कोई बनाते हैं तो उससे पहले बिगाड़ना पड़ता है,
रोड तुड़वानी पड़ती है, उसको वो करना पड़ता है, नाले खुदवाने पड़ते हैं। वो वाली बात ये हो रही है कि जो करोड़ों अरबों रुपए लेके बैठे हुए हैं वो ना किसी काम में आ रहे, ना देश में दे रहे, ना किसी को दे रहे। वो सोच रहे हैं 2 करोड़ को 10 कर लो, 10 को 100 कर लो, 100 को इतना कर लो। तो ये बहुत बड़ा कदम हुआ है। एक जनरल आदमी इसको बहुत सकारात्मक मान के चल रहा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। किसी भी कम्युनिटी का हो। जैसे अभी ये बात हुई जी कि आपको एक और ये सरकार ने आपको एक जिम्मा दिया है अपनी दरगाह हाजिब शकरबाद झुंझुनू का, उसके बारे में क्या सोच रहे हो और कब तक आप उसको एक प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट बना के लाएंगे? देखिए, दरगाह नरड़ जो झुंझुनू के अंदर है, बहुत बड़ी दरगाह है। बिल्कुल। और माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 4 करोड़ और 90 लाख रुपए उसके सौंदर्यीकरण के लिए दिए, और PWD के जरिए 2 करोड़ रुपए का तो उसका पास भी हो चुके हैं, और बाकी भी बहुत जल्दी उसका काम मैं समझता हूँ मुश्किल से 10 या 15 दिन के अंदर शुरू होने वाला है। उसकी वजह क्या है, अभी बोर्ड की मीटिंग के अंदर भी हमने वहाँ पे बुलाया था। उससे पहले वहाँ के जो एक्शन हुए थे उनसे बात करी थी मैंने, और उससे पहले मैं खुद गया था नरड़ शरीफ, तो वहाँ पर भी जाके देखा तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि इतनी बड़ी जगह जहाँ से हरियाणा से भी, पंजाब से भी, राजस्थान से भी सभी कौमों के लोग वहाँ पे आते हैं। वहाँ महसूस नहीं होता कि ये मुस्लिम दरगाह, ऐसा लगता है सभी वर्ग की आती है। और ये देश के अंदर मैं समझता हूँ दरगाहें जो है हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा पर्यायवाची प्रतीक है। तो उसके लिए ये जो इसका जो सौंदर्यीकरण होगा, मैं समझता हूँ इसके बाद इसकी और आना जाना बढ़ेगा लोगों का। और वहाँ पर जो अभी कमेटियाँ जो बनेगी उनको भी हम निर्देश देंगे, हम खुद भी देखेंगे कि मैडम इतना पैसा दे सकती है सीएम, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको अच्छी तरह से करा के एक अच्छा मैसेज जाए। और भी बोर्ड के अंदर हम 8-10 ऐसी दरगाहें और देख रहे हैं, उसकी भी रिक्वेस्ट करेंगे मैडम कि जितना ज़्यादा हो सके उसका दें, ताकि दरगाहों का वो होता है। तो ये एक हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक बहुत बड़ा हुआ। चलते चलते मेरा आखिरी प्रश्न है जी आपसे, जैसे कि आप मुस्लिम बेटियों की शादियां करवाते हैं, मुस्लिम बच्चों को, दोनों ही लड़के लड़कियों को स्कॉलरशिप्स देते हैं जिनके 12वीं में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और क्या क्या करता है वक्फ बोर्ड, या आप और क्या इसमें ऐड करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि मैं हमारे समाज की बढ़ोतरी के लिए कर सकता हूँ? देखिए, वक्फ बोर्ड के नाम से एक ऐसा बोर्ड माना जाता है जो कहीं ना कहीं वक्फ की ज़्यादा से आयु इनकम को कैसे हम किया जाए, इसका चेहरा तो इस तरीके से होना चाहिए जो मैं भी कम महसूस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह से सामने लाऊंगा मैं कि गरीबों के काम आना, बच्चों की शादियां कराना, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हों उनको पढ़ाने के लिए आगे लाना, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करना। पहले ही मीटिंग के अंदर मैंने जितने भी इनके इस तरीके के वो थे बजट था, उसमें मैंने सबका दुगना किया। एजुकेशन का 5 लाख था, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने दी इसको 10 लाख किया जाए, ताकि और अगर इनकम आएगी तो बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अगर इनकम इस तरीके से अगर हम करते हैं इनक्रोचमेंट हटा के, तो 10 लाख भी मैं समझता हूँ बहुत कम है, इसको और ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, तो एजुकेशन के अंदर, गरीब बच्चों के अंदर, विधवाओं को, परित्यागताओं को जो देते हैं हम, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो राजस्थान में मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि ये वक्फ बोर्ड उस लिए काम आता है जो कहीं भी असहाय हो जाता है, उसके बोर्ड काम आता है। उसमें हमारा काम चल रहा है, पूरा बोर्ड के मेंबर हमारे साथ हैं। इस बहुत ही एक अच्छे मैसेज के साथ कि आप ऐसे ही ज़रूरतमंदों की मदद करते रहें और समाज में शिक्षा को लाके, क्योंकि जी जब हम सब इकट्ठे मिलकर एक होकर आगे बढ़ेंगे तभी भारत बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये था आमने सामने नकवी साहब के साथ। अगले शनिवार मैं फिर होंगी आपके बीच, तब तक जय हिंद।